हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं। आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सैलिएंट पुल मशीन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आवाज एक बार बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ऑल क्लियर। चल
सेल इन पुल मशीन, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल रोटर में। जब हमने देखा था इन सिलेंड्रिकल रोटर मशीन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, भाई सेलियन पोल और सिलेंड्रिकल में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस आएगा जब हम सेलियन पोल को एनालिसिस करेंगे। जब हम बात करते हैं दैट इज सिलेंड्रिकल रोटर मशीन की, हमने देखा था सिलेंड्रिकल रोटर ऐसा होता है, अगर फाई एफ यहां होता है तो हमें पता है ई एफ यहां होता है, फाई एफ एफ ई एफ यहां होता है। ठीक, देखिए देखते हैं अफजल, देखते हैं, चलो चलो ठीक है। हमने जब सिलेंड्रिकल रोटर देखा था, जब यूनिटी पावर फैक्टर पे हमने देखा कि एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर में देखा था हमने आर्मेचर करंट यहीं सेम फेज में होता है, तो आर्मेचर फ्लक्स भी सेम फेज में होगा, तो आर्मेचर फ्लक्स यहां पे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जब जीरो पावर फैक्टर लैगिंग देखते थे तो हमने देखा था जो ईएफ है उससे जो आई है वो लैग करता था बाय 90 डिग्री, मतलब वो होता था कहीं यहां पे आइए और फाई ए यहां होता था। दैट मीन्स चाहे यूनिटी पावर फैक्टर हो, चाहे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग हो, चाहे जीरो पावर फैक्टर लीडिंग हो, कॉज जाए लीडिंग हो, कॉज जाए लैगिंग हो, कोई भी कंडीशन हो, सब कंडीशन में आप एक चीज देखिए, जब हम आर्मेचर फ्लक्स को देख रहे हैं तो आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में जो रिलक्टेंस है, क्योंकि देखिए फ्लक्स जो होता है आर्मेचर फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। आप देखिए यहां पे देखिए, अगर हम रिलक्टेंस की बात करें, यहां देखिए आप कितना रिलक्टेंस, जो मेन रिलक्टेंस किसका काउंट होता है, एयर गैप का। एयर गैप का अगर हम रिलक्टेंस देखें यहां पे, ये देखो रिलक्टेंस इतना है आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में, यहां देखो आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस देखिए इतना है। दैट मीन्स रिलक्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिलक्टेंस इज कांस्टेंट। और अगर रिलक्टेंस कांस्टेंट होता है तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है मतलब एक पर्टिकुलर एमएमएफ के लिए फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब यह है कि दैट मीन्स इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, तभी हम वहां पे लेते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जो कि डिपेंड नहीं करता है पावर फैक्टर या करंट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब यहां पे जब हम सिलेंड्रिकल रोटर की बात करते हैं तो रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं इन सिलेंड्रिकल रोटर reluctance in the path of armature flux is always constant irrespective of पावर फैक्टर। चाहे पावर फैक्टर कोई भी हो, आर्मेचर करंट कहीं पे भी हो, हमेशा रिलक्टेंस क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रिलक्टेंस है। क्लियर है? क्लियर है? नोटेड?
ये तो बात है सिलेंड्रिकल रोटर की। अब हम बात करते हैं सैलिएंट पोल की। इन सैलिएंट पोल रोटर, अगर हम सैलिएंट पोल रोटर की बात करें तो यहां पे नॉर्थ एक साइड और साउथ एक साइड जनरेट होता है। अगर हम टू पोल मशीन कंसिडर कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ अगर यहां होगा तो डी एक्सिस यहां होगी, 5F तो हमेशा यही होगा। तो 5F के पाथ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5F का पाथ देखो हमेशा यही होगा, चाहे रोटर का कोई भी पोजीशन हो, 5F का पाथ यही रहेगा, तो उसे रिलक्टेंस इतना ही ऑफर होगा। बात आती है आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में। ये देखो, अगर हम बात करें यूनिटी पावर फैक्टर की, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब आर्मेचर करंट सेम फेज में। अगर आर्मेचर करंट सेम फेज में होगा तो आर्मेचर फ्लक्स भी सेम फेज में होगा। तो देखो आर्मेचर फ्लक्स को इतना ज्यादा रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है। यहां पे देखिए, अगर हम बात करें एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, अगर हम जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की बात करें तो हमें पता है आर्मेचर करंट कहां होता है, यहां होता है आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर करंट यहां पे है तो आर्मेचर फ्लक्स भी यहां पे। अब दोनों में एयर गैप देखो आप, यहां एयर गैप देखो कितना हो रहा है, एयर गैप ये आ रहा है, यहां एयर गैप देखो इतना आ रहा है। यहां देखा एयर गैप ज्यादा है, यहां एयर गैप क्या है, कम। दैट मीन्स इन केस ऑफ सैलिएंट पोल रोटर विथ पावर फैक्टर वेरिएशन, जब पावर फैक्टर वेरी करता है तो आर्मेचर फ्लक्स के पाथ में जो रिलक्टेंस है वो चेंज होता है। ये तो हम जीरो पावर फैक्टर और यूनिटी की बात कर रहे हैं। अगर लीडिंग होगा तो इतना पड़ेगा, लैगिंग होगा तो इतना होगा, अगर कम पावर फैक्टर होगा तो इतना होगा। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स द रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स वेरीज विथ पावर फैक्टर। बोल सकते हैं दैट इज reluctance in the path of armature flux varies with power factor। अलगा ये सेकंड स्लाइड है। इसका मतलब ये है फाइए की जब डायरेक्शन चेंज होगी, फाइए कभी यहां होगा, फाइए कभी यहां होगा, फाइए कभी यहां होगा, फाइए कभी यहां हो, कहीं पे भी फाइए हो सकता है। तो फाइए अगर कहीं पे भी होगा तो हर जगह उसके पाथ में रिलक्टेंस डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो अगर रिलक्टेंस वेरी होगा तो फ्लक्स वेरी होगा, इसका मतलब इंडक्टेंस वेरी होगा, इंडक्टेंस वेरी होगा तो रिएक्टेंस वेरी होगा। तो जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, सिलेंड्रिकल में तो ऐसा कुछ हमने चेंज किया नहीं। सिलेंड्रिकल रोटर में तो हमेशा हम एक्सेस लेते हैं चाहे पावर फैक्टर कुछ भी हो, बट यहां पे चेंजेस आ रहे हैं। देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे, देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर करंट यही होता है ईएफ के सेम फेज में, तो फाइए भी यही होगा। देखो यहां रिलक्टेंस ज्यादा है और इसमें देखो रिलक्टेंस कम आ रहा है, मतलब डिफरेंट है रिलक्टेंस।
क्लियर एंड नोटेड? लिख लिया? Now, to solve this problem, Blondel gives two reaction theory. साइंटिस्ट ब्लॉन्डेल ने एक टू रिएक्शन थ्योरी दी। उसके तहत क्या किया उनने, इसको दो कंपोनेंट में बांट दिया। देखिए कैसे बांटा। हमें पता है कि जो भी फील्ड वाइंडिंग की एक्सिस होती है वो हमेशा डी एक्सिस होती है। तो ये हो गई आपकी डी एक्सिस। और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसे हमेशा हम क्या कहते हैं, क्यू एक्सिस। हम बात करें अगर डी एक्सिस के टाइम पे जब आर्मेचर फ्लक्स होगा तो उस समय जो रिलक्टेंस ऑफर होगा उसे हम दे देंगे दैट इज रिलक्टेंस आर एल डी। और इस समय जो रिलक्टेंस ऑफर होगा उसे हम कहेंगे दैट इज आर एल क्यू। हमें दिख रहा है दैट इज रिलक्टेंस आर एल क्यू इज ग्रेटर देन आर एल डी। रिलक्टेंस आर क्यू इज ग्रेटर देन आर एल डी। हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज फ्लक्स ऑफ क्वाड्रेचर एक्सिस इज लेस देन फ्लक्स ऑफ डायरेक्ट एक्सिस। हमें पता है इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ये हो जाएगा दैट इज एल क्यू इज लेस देन एल डी। हमें पता है रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस, तो जगह दैट इज एक्स क्यू इज लेस देन एक्स डी। इसे हम कहते हैं दैट इज एक्स क्यू। एक्स क्यू इज क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। और एक्स डी होता है डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। तो हमेशा डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस से ज्यादा होता है। नहीं जी, डबल फील्ड मैग्नेटिक थ्योरी ये नहीं होती है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये मैंने पढ़ाया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में। ये डबल फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता भाई, ये टू रिएक्शन थ्योरी है। मतलब आर्मेचर फ्लक्स के जो दो कंपोनेंट, यहां पे हम हर चीज के दो कंपोनेंट बना देंगे कि भाई दो कंपोनेंट ही पॉसिबल हैं, एक एक्स जी और एक एक्स क्यू, एक आई क्यू एक आई डी। अभी देखते हैं आगे। डबल फील्ड मैग्नेटिक थ्योरी तो हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में देखा था कि भाई एक सिंगल फेज वाइंडिंग को जब हम एक बैलेंस्ड करंट प्रोवाइड करते हैं तो वहां दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अपोजिट डायरेक्शन में। वो हम पढ़ चुके हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में।
नोटेड। देखो ना दिव्या, देख के ही समझ में आ रहा है। अगर आर्मेचर फ्लक्स यहां का रिलक्टेंस ज्यादा होगा, देखो ये एयर है, एयर अगर एयर ज्यादा होगी तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे एयर ज्यादा दिख रही है हमें, गैप ज्यादा है, एयर गैप ज्यादा है तो रिलक्टेंस ज्यादा, या एयर गैप तो रिलक्टेंस कम। सिंपल भाई, एयर गैप अगर ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा ना। ये देखो एयर गैप ज्यादा है, रिलक्टेंस ज्यादा, एयर गैप कम, रिलक्टेंस कम। रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। म्यू आर की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, तो इसका रिलक्टेंस ज्यादा होता है। जबकि मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे यहां पे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर की वैल्यू 2000 टू 6000, तो म्यू आर की वैल्यू बढ़ेगी तो रिलक्टेंस कम। तो मेनली जो रिलक्टेंस काउंट किया जाता है वो एयर गैप का किया जाता है, और ये हमने मैग्नेटिक सर्किट में अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। Now, let consider a synchronous generator and quasi lagging power factor. हमें पता है फाई एफ, अगर इसका रोटेशन इधर है एन आर इक्वल टू एन एस, तो हमें पता है जो ई एफ होता है वो इससे 90 डिग्री लैग करता है। तो ई एफ यहां आ गया, ई एफ यहां आ गया। अगर हम कर रहे हैं कॉज़ल लैगिंग पावर फैक्टर, कॉज़ल लैगिंग पावर फैक्टर मतलब जो आई ए है वो लैग करेगा बाय सम एंगल, ये हो गया दैट इज आई ए। कितने एंगल से, जा एंगल से। ये एक्सिस कौन सी होती है, डी एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी होती है, क्यू एक्सिस। ये है आपकी क्यू एक्सिस और ये है आपकी डी एक्सिस। आर्मेचर करंट हमें पता है कि जब हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं और गॉस लैगिंग की बात करते हैं तो आर्मेचर करंट यहां कहीं आता है। अगर आर्मेचर करंट यहां आता है तो आर्मेचर करंट के दो कंपोनेंट है यहां पे, एक कंपोनेंट यहां पे आएगा, एक कंपोनेंट यहां पे आएगा। इस कंपोनेंट का नाम होगा आई ए साइन जाए, आई ए साइन जाए, और किसके अलोंग है, डी एक्सिस, तो इसे हम कहेंगे दैट इज आई डी, दैट इज आई ए साइन जाए इज इक्वल टू आई डी। और एक कंपोनेंट होगा यहां पे, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे दैट इज आई क्यू, क्यू एक्सिस के अलोंग है आई क्यू, और नाम क्या होगा, आई ए कॉस जाए। आई ए that is iq equal to ia cos xi equal to and id ia sin xi equal to तो हम बोल सकते हैं दैट इज कंपोनेंट along q axis, ये हो जाएगा दैट इज कंपोनेंट along d axis। जब भी एयर ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा होता है, रिलक्टेंस ज्यादा होता है। आयरन का रिलक्टेंस कम होता है, तो आयरन का रिलक्टेंस इतना कम होता है कि उसे हम काउंट ही नहीं करते हैं। जब मैंने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया था मैंने वहां पे बताया था फाई इज इक्वल टू, एक डेराइव भी कर रहा था हमने, फाई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप प्लस रिलक्टेंस ऑफ कोर। रिलक्टेंस ऑफ कोर इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। फाई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, हमेशा एयर गैप को ही काउंट किया जाता है क्योंकि कोर का इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। और मैंने तब बताया भी था कि इस इक्वेशन को हम रोटेटिंग मशीन में हमेशा यूज किया करेंगे और यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज आई डी, आई ए कॉस जाए कंपोनेंट अलॉन्ग क्यू एक्सिस, आई डी इक्वल टू आई ए साइन जाए कंपोनेंट अलॉन्ग डी एक्सिस। अब हमें दिख रहा है कि अगर इस कंपोनेंट से कोई आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम देखें आई क्यू की बात करें तो इससे जो कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है, इससे अगर कोई आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो ये आर्मेचर फ्लक्स हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब आई क्यू या तो यहां होगा या यहां होगा, तो फाई एफ के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो हम कहेंगे आई क्यू ऑलवेज प्रोड्यूसेस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। बात समझ में आई? अब देखो आर्मेचर जो करंट है उसके हमने दो कंपोनेंट बना दिए कि भाई एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो अगर हम इसका इफेक्ट हमेशा देखें तो इफेक्ट या तो यहां होगा या यहां होगा, तभी तो ये क्यू एक्सिस के अलोंग है, मतलब फाई एफ के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो हम बोलेंगे ये हमेशा प्रोड्यूस कौन सा करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जबकि हम आईडी की बात करें, अभी तो हमने लैगिंग ले लिया है तो आईडी पीछे आ रहा है, हो सकता है लीडिंग लेते तो सामने आता, मतलब आईडी जो कंपोनेंट है, जो आईडी है, वो जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो या तो डीमैग्नेटाइजिंग होगा या फिर मैग्नेटाइजिंग। तो हम बोल सकते हैं दैट इज आईडी दैट इज प्रोड्यूसेस either magnetizing or demagnetizing effect। मतलब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्मेचर रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो चाहे कोई भी पावर फैक्टर हो, अगर हम आई डी की बात करें तो डी एक्सिस के अलावा अगर आर्मेचर करंट है तो या तो यहां होगा या यहां होगा, मतलब डी मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजिंग। और अगर हम आई क्यू की बात करें तो आई क्यू तो हमेशा क्यू एक्सिस के अलांग होगा, मतलब फाइव के हमेशा परपेंडिकुलर, तो या तो वो यहां होगा या यहां होगा, दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग अ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्लियर है? नोटेड? Now, salient pole synchronous generator at lagging power factor। ठीक है भाई, जरा इसका एनालिसिस कर लें हम। इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है दैट इज E is equal to V plus IARA plus IQJ XQ plus IDJ XD। और वी कैन से दैट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V is equal to E minus JIQXQ minus JIDXD minus IARA। मान लेते हैं कि ये है आपका E। क्या है ये? E। पहले देख लो फिर लिखना, पहले देख लो फिर लिखना। ये इक्वेशन है, देखो ये वैसी इक्वेशन है
जैसे हमारी नॉर्मल सिंक्रोनस जनरेटर सिलेंड्रिकल रोटर के लिए आती थी, वहां कैसी इक्वेशन आती थी, वहां आती थी E इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। बस ये वाला जो पार्ट है ये आता था जे आई क्यू एक्स, आई क्यू दैट इज आई ए एक्स एस आता था। यहां पे दोनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, कौन सा, आई क्यू एक्स क्यू और आई डी एक्स डी। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैंने फिर से लिखा v इन टर्म्स ऑफ ई माइनस आई क्यू एक्स क्यू माइनस जे आई डी एक्स जी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर। मान लो ई यहां पे है और आई ए इसको लैग कर रहा है बाय सम एंगल। ठीक, मान लो ये है आपका आई ए, कितने एंगल से लैग कर रहा है, बाय जाय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ई यहां पे, आई ए यहां पे। ठीक है, ये हो रहा है दैट इज आई ए। ठीक, अब आई ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां होगा और एक कंपोनेंट यहां होगा। ठीक, इस कंपोनेंट को हम कहेंगे दैट इज आई क्यू, और आई क्यू इक्वल टू व्हाट, आई ए आई क्यू इक्वल टू आई ए कॉस जाए, और दूसरा कंपोनेंट यहां होगा जिसको हम कहेंगे दैट इज आई डी इक्वल टू आई ए साइन जाए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो वैसे ही है जैसा पिछले डायग्राम में हमने देखा। अब आगे देखिए, अब बात आती है E माइनस आई क्यू एक्स क्यू माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू। अगर आई क्यू यहां पे है तो माइनस आई जे आई क्यू कहां होगा, माइनस जे आई क्यू। अगर आई क्यू यहां पे है तो हमें क्या करना है, माइनस जे आई क्यू, मतलब ये माइनस जे आई क्यू। माइनस जे आई क्यू कहां होगा, आई क्यू अगर यहां है तो माइनस जे आई क्यू यहां होगा, माइनस जे आई क्यू माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू। ठीक है, फिर अगला माइनस जे आई डी, माइनस जे आई डी। अगर आई डी यहां पे है तो माइनस जे आई डी यहां होगा। देखो आई डी यहां पे, प्लस जे कहां होता है, प्लस 90 माइनस 90, माइनस 90 नीचे होगा। तो हम बात करना चाहते हैं माइनस जे आई डी एक्स क्यू, मतलब माइनस जे आई डी एक्स डी यहां कहीं होगा, माइनस जे आई डी एक्स डी। ठीक है ना, माइनस आई ए हमें पता है, प्लस आई ए यहां पे है, प्लस आई ए यहां पे, प्लस जे आई ए कहां होगा, इधर, माइनस जे आई ए होगा यहां, और आई ए का माइनस आई ए कहां होगा, 180 डिग्री, मतलब पीछे जस्ट। दैट इज माइनस आई ए आर ए, और तीनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो क्या होगा, V। क्या आ गया आपका V। V और E के बीच में एंगल क्या होता है, डेल। V और I A के बीच में एंगल क्या होता है, थीटा। ये बन गया आपका फेजर डायग्राम फॉर सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, और ध्यान से देखिए, अब बात कर रहे हैं हम यहां से लेकर यहां तक के E की वैल्यू। मुझे बताइए इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू ये होगी दैट इज आई डी एक्स जी। आई डी एक्स जी होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं इसका कंपोनेंट की बात करूं, मुझे पता है कि ये जो एंगल है ये इसके साथ जाय बना रहा है, तो ये एंगल भी जाय होगा भाई। इसके साथ आई ए जाय बना रहा है तो इसके साथ ये भी जाय ही होगा, क्योंकि आई ए ही बनाया था ये हमने, जाय। अगर ये जाय है तो अगर मैं यहां से यहां तक का कंपोनेंट पूछूं तो ये आई ए आर ए का यहां कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज आई ए आर ए कॉस जाय। बट मुझे पता है आई ए कॉस जाय कितना होता है, दैट इज आई क्यू। तो मैं इसको बोल सकता हूं
IQRA। और अगर मैं यहां की बात करूं, ये है V का यहां कंपोनेंट कितना होगा, डेल, दैट इज V cos डेल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे E की बात करूं तो E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इजिकल टू V cos डेल प्लस I डी एक्स डी IQRA, that is IQRA plus IDXD, that is a magnitude of E। नोट डाउन करके जल्दी से एक्नॉलेज करिए। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट कुछ चीजें बताना जरूरी थी। आइए साइन जाए, या आइए साइन जाए है, जाए आएगा ना, जाए एंगल बना रहा। नोटेड। चलिए, देखिए, जब हम बात करेंगे लैगिंग पावर फैक्टर और जनरेटर की बात करेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर और जनरेटर प्लस प्लस। जब हम बात करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, प्लस साइन कौन से वाले में चेंज होगा, एक्सडी वाले में, माइनस। सिमिलरली यूनिटी पावर फैक्टर करेंगे तो ये बिल्कुल यूनिटी पावर फैक्टर जैसा ही होगा। कैसा होगा, यूनिटी पावर, सॉरी लैगिंग पावर फैक्टर जैसा। सिमिलरली अगर हम यहां बात करें मोटर की, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज कहां होगा, यहां पे, और ये होगा बिल्कुल यूनिटी पावर फैक्टर जैसा।
तो एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो सबके लिए हो जाएगा, जनरेटर के लिए भी, मोटर के लिए भी, और लैगिंग के लिए, लीडिंग, और तीनों के लिए। हाँ, मैं उम्मीद तो यही है। कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं। नहीं पॉल, जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, मैग्नीट्यूड निकाला है, बिल्कुल सही है। डोंट वरी, बिल्कुल सही है। बस क्या होगा, देखो कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में क्या होगा, देखो वी तो हमें पता है, कॉस डेल भी हमें तो पता है, बट क्या होता है क्वेश्चन में आई क्यू और आई डी हमें नहीं पता। ये मैग्नीट्यूड ही निकाला है, देखो मैंने डिराइव ही किया इसलिए आपके सामने, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल डिराइव करके ही अपन ने चीजें निकाली। आई डी एक्स जी आया था और ये कितना आया था, आई क्यू आ रहा है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू सही है। बस यहां ये याद रखना है कि जो आई क्यू की वैल्यू होती है वो होती है आई ए कॉस जाय। तो अपने आप देखो यहां पे आई ए आर ए कॉस जाय हो जाएगा, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, आई डी इज इक्वल टू आई ए साइन जाय, आई ए साइन जाय एक्स डी। तो ये डिफरेंस होगा दोनों में। नहीं नहीं धर्मेंद्र, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, डोंट वरी। अच्छा, माइनस प्लस साइन का मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या लीडिंग में? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेना। साइन चेंज होता है एक्सजी वाले में, इसको करेक्ट कर लेना। प्लस प्लस माइनस चेंज होता है एक्सजी वाले में, माइनस चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल यूनिटी जैसा रहता है, ये बिल्कुल यूनिटी जैसा रहता है। यहां पे जो साइन चेंज होता है वो आईडी एक्सजी में होता है, ठीक है, माइनस प्लस, इसको सही कर लेना बस। आर ए वाले का साइन सेम रहता है, बस एक्सजी वाले का साइन चेंज होता है। नोटेड। ठीक है, इसको करेक्ट कर लिया, माइनस प्लस। चलिए नोटेड। देखो मैं आपको बताऊं, बुक में जाओगे आपको कई टाइप के फॉर्मूले दिखेंगे और भी दूसरे तरीके से, वो उसको ओपन करके बता देते हैं कि भाई वी कॉस डेल आई क्यू की जगह लिख देंगे दैट इज आई ए कॉस जाय आर ए, प्लस आई डी की जगह लिख देंगे आई ए साइन जाय, और जाय की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। अभी जाय की वैल्यू भी हम देख रहे हैं पावर फैक्टर के हिसाब से।
ठीक है। ठीक है, अब देखो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर में देखा जाए, अगर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर में देखें तो लैगिंग के लिए होगा दैट इज प्लस प्लस प्लस, लीडिंग के लिए यहां माइनस हो जाएगा, यहां साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा दैट इज प्लस। सिमिलरली अगर मोटर की बात करें तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। नोट डाउन कर लीजिए इसे। बिल्कुल सही है धर्मेंद्र अपना, ये देखिए बुक में भी दिया हुआ है। दैट इज अगर अपन मोटर की बात करें तो ई एफ वी टी कॉस डेल माइनस आई क्यू आर ए माइनस आई डी एक्स डी, बिल्कुल सही है। और अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें मोटर के केस में दैट इज वी कॉस डेल प्लस आई क्यू आर ए माइनस आई डी एक्स डी फॉर अल्टरनेटर। और अगर हम बात करें मोटर के केस में तो वी टी कॉस डेल माइनस आई क्यू आर ए प्लस आई डी एक्स डी, बिल्कुल सही है। वो हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, सही है अपना। ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया। क्लियर है, नोटेड।
नोटेड। लिख लिया। चल ना, आउटपुट पावर ईवी अपॉन एक्सजी साइन डेल, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा सिलेंड्रिकल में आता है, ईवी अपॉन एक्सडी, दैट इज डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस साइन डेल, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसा ही है हमारा किस में आता है, सिलेंड्रिकल रोटर में। इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन पावर। क्या कहते हैं? एक्साइटेशन पावर। और ये जो होता है ये कहलाता है दैट इज रिलक्टेंस पावर। इसको हम कहते हैं रिलक्टेंस पावर। सिमिलरली power input to salient pole synchronous motor। सेम फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 के लिए, ठीक है। नोटेड। तो याद रखो ईवी अपॉन एक्स जी साइन डेल प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन एक्स यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल। एक्स यू इज अ क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस, एक्स डी इज अ डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। क्लियर एंड नोटेड।
Now, for lossless synchronous motor, output power इक्वल टू इनपुट पावर. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप, दैट इज टी आउटपुट इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन ओमेगा आर इक्वल टू पी इनपुट अपॉन ओमेगा आर इक्वल टू पी इनपुट अपॉन ओमेगा एस, बिकॉज इन सिंक्रोनस मोटर ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एस. भाई सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, सेम स्पीड पे ही रोटेट करता है. तो हम बोल सकते हैं दैट इज टी इक्वल टू टी ई एम, दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर, दैट इज ई वी अपॉन एक्स एस साइन डेल प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स जी साइन 2 डेल omega s omega s. That is the equation of electromagnetic torque developed. इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टॉर्क. और इसे हम कहते हैं रिलक्टेंस टॉर्क. ये जो एक्साइटेशन टॉर्क है डिपेंड्स अपॉन ई, मतलब एक्साइटेशन. और ये जो रिलक्टेंस टॉर्क होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन. मतलब ये ई पे डिपेंड नहीं करता, और दिख भी रहा है ई पे नहीं डिपेंड करता, ये ई पे डिपेंड करता है. मतलब ये जो टॉर्क है ये ई पे डिपेंड करता है. मतलब जो आपका रोटर है उसमें फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होना जरूरी है. इसमें अगर आप एक्साइटेशन को जीरो भी कर देते हो, मतलब फील्ड करंट जीरो, फाई एफ जीरो, ई जीरो, तो भी ये टॉर्क रहेगा. Clear and noted?
क्लियर है, नोटेड? चलिए, अब इससे क्या फायदा है और ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बताता हूं मैं। होता क्या है, मान लो एक सिंक्रोनस सैलिएंट पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर है। नॉर्थ साउथ। अब क्या होता है कि जब दोनों एक्साइटेशन होती है, मतलब इसमें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही इसकी, मान लीजिए ये है साउथ ऑफ स्टेटर, ये नॉर्थ ऑफ स्टेटर। बात समझना ध्यान से, ठीक है। मान लो ये साउथ ऑफ स्टेटर, ये है नॉर्थ ऑफ स्टेटर। तो हमें पता है कि जब हम इसे एक्साइटेशन देते हैं, मतलब इसको हम एक्साइटेशन देते हैं, इससे जब हम एक्साइटेशन देते हैं, इसमें फील्ड करंट फ्लो होता है, तभी ये नॉर्थ साउथ जनरेट होता है। इसका नॉर्थ साउथ होता है, ये रोटर का नॉर्थ साउथ है, ये स्टेटर का नॉर्थ साउथ है, दोनों में कपलिंग हो जाती है। देखो भाई, ये कपलिंग हो गई। मान लो लेट अ सैलिएंट रोटर पोल सिंक्रोनस मोटर इज ऑलरेडी रनिंग विथ एक्साइटेशन। तो यहां पे दोनों टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, कौन कौन से? दैट इज एक्साइटेशन टॉर्क, क्योंकि एक्साइटेशन चालू है, और रिलक्टेंस टॉर्क। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो एक्साइटेशन है वो हो गया जीरो, चलते चलते क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया जीरो, मतलब जीरो वोल्टेज, फील्ड करंट जीरो। अगर फील्ड करंट जीरो तो ये नॉर्थ साउथ खत्म हो जाएगा, नॉर्थ साउथ खत्म हो जाएगा। अगर नॉर्थ साउथ खत्म हो गया, मतलब इफ एक्साइटेशन बिकम जीरो, अगर एक्साइटेशन जीरो हो जाता है चलती हुई मोटर में, तो क्या होगा ये, अगर एक्साइटेशन जीरो होगा तो ये जो कपलिंग करके रखा हुआ, ये कपलिंग टूट जाएगी। अगर ये कपलिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, अगर कपलिंग टूट जाती है तो ये मोटर स्लो होने लगेगी। अगर ये मोटर स्लो होने लगेगी, ये तो अपने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपनी एनएस स्पीड पे रोटेट कर ही रहा है, ये एनएस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, बट इसकी कपलिंग टूटेगी, ठीक है। बट क्या होता है, ये जो नॉर्थ साउथ होता है, इसका फ्लक्स तो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, ये देखो, ऐसे ही ट्रेवल करता है इसका फ्लक्स, मतलब यहां से जाता है फिर लौट के यहां से आता है, तो ये फ्लक्स इसके थ्रू ही फ्लो होता होगा। अब अगर कपलिंग टूटेगी और ये रोटर इधर उधर होगा, तो उसके पाथ में, फ्लक्स के पाथ में रिलक्टेंस बढ़ेगा। भाई क्या हो रहा है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसी स्पीड से घूम रही है। शुरुआत में क्या हो रहा था, दोनों नॉर्थ साउथ घूम रहे थे और रोटर भी घूम रहा था एनएस स्पीड पे, मतलब एनआर इक्वल टू क्या था, एनएस था, और कपलिंग होके घूम रहा था। एकदम से क्या हुआ कि एक्साइटेशन अगर जीरो हो जाता है, अगर एक्साइटेशन जीरो हो जाता है तो अब इसके अंदर नॉर्थ और साउथ नहीं रहे, मगर जो नॉर्थ साउथ है आपके स्टेटर के, वो तो आपका रोटेट कर ही रहा है एनएस स्पीड पे। अगर वो एनएस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, उसको यहां से लो रिलक्टेंस पाथ मिल रहा है। अगर ये रोटर आगे पीछे होता है, सो द रिलक्टेंस इन द पाथ ऑफ द फ्लक्स इंक्रीजेस। दैट मींस ड्यू टू सैलियंसी एंड ड्यू टू रिलक्टेंस टॉर्क, स्टिल द सिंक्रोनस मोटर रोटेट्स एट एनएस स्पीड। अब क्या होगा, यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो टॉर्क था वो जनरेट हो रहा था ई वी अपॉन एक्स एस साइन डेल ओमेगा एस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा एस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल। अब यहां पे क्या होगा, एक्साइटेशन टॉर्क जीरो हो गया, अब बचेगा सिर्फ एक ही टॉर्क, वी स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा एस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल। इसका मतलब यह है, ये सिंक्रोनस मोटर का एक फायदा होता है, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर का एक फायदा होता है कि व्हेन द मोटर इज रोटेटिंग, व्हेन मोटर इज वर्किंग विथ एक्साइटेशन एंड इन द रनिंग कंडीशन, अगर रनिंग कंडीशन में इफ एक्साइटेशन बिकम जीरो, नाउ ड्यू टू रिलक्टेंस टॉर्क द रोटर स्टिल रोटेटिंग एट द
एनएस स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। अभी भी सेलियंसी के कारण अब वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, रिलक्टेंस मोटर की तरह काम करने लग जाएगा। रिलक्टेंस मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, ठीक है। तो ये रनिंग कंडीशन में होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, ये देखो, ये देखो शुरुआत में क्या हुआ कि भाई आपने यहां पे सप्लाई दे के रखी है, इसे सप्लाई दे दो, लो ये सप्लाई दे दी हमने, ठीक है, इसे हम सप्लाई भी दे रहे हैं। तो यहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, इसको भी रोटेट करा रही है, ठीक है। मतलब ये सब रोटेट हो रहे हैं, क्या, ये देखो ऐसे रोटेट हो रहे हैं। ये देखो ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं। मतलब शुरुआत में क्या है कि, ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में क्या है कि जब आप यहां पे सप्लाई दे रहे हैं तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड पे रोटेट कर रही है। रोटर में एक्साइटेशन है, इन दोनों के बीच में कपलिंग है, तो क्या कर रहा है कि सब रोटर और ये दोनों रोटेट कर रहा था, बढ़िया, किस स्पीड पे, एनआर इक्वल टू एनएस, एनआर इक्वल टू एनएस, एनआर इक्वल टू एनएस पे रोटेट कर रहा था। सडनली क्या हुआ, सडनली आपका एक्साइटेशन जीरो हो गया, किसी भी कारण से एक्साइटेशन आपका मान लो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो ये नॉर्थ साउथ पोल खत्म, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल तो खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल खत्म हो गए, इसका मतलब ये जो एक्साइटेशन है ये जीरो हो गया, ई इक्वल टू जीरो हो गया, यहां पे ये ई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अगर ई इक्वल टू जीरो हो गया तो ये वाला जो टॉर्क है ये खत्म, ये वाला टॉर्क खत्म, एक्साइटेशन टॉर्क खत्म, मगर अभी भी रिलक्टेंस टॉर्क बचा है। अब ये रिलक्टेंस टॉर्क कैसे इसे रोटेट करता है, रिलक्टेंस टॉर्क ऐसे रोटेट करता है कि ध्यान से देखिएगा, मान लो ये दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, मान लो ये यहां कहीं हो जाता है, मान लो ये यहां कहीं हो जाता है, भाई तुम छोड़ दो ना इसे, मान लो ये यहां कहीं हो जाता, मतलब इसकी स्पीड कम हो गई, मतलब मान लो कि ये दोनों की स्पीड मिसमैच हो गई, मतलब रोटर पीछे रह गया और जो सिंक्रोनस स्पीड, ये तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट कर रहा है भाई। यहां से अगर आप एफ फ्रीक्वेंसी दोगे, नंबर ऑफ पोल 2 होंगे, तो ये तो 1500 आरपीएम से ही रोटेट कर रहा है। अब मान लो कि रोटर पीछे छूट गया, ये आगे निकल गया। अब ये जैसे ही आगे निकलेगा तो देखो पहले जो नॉर्थ से साउथ फ्लक्स था वो इसके थ्रू होके जा रहा था, अब उसके पाथ में रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड फ्लक्स ऑलवेज ट्राइज टू फॉलो द लो रिलक्टेंस पाथ, इसलिए वो कोशिश करेगा कि इसको क्या करके रखे, अलाइन करके रखे, क्या करके रखे, दैट इज अलाइन करके रखे। तो अलाइन करके रखने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये है यहां पे एक एडिशनल टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। तो ये क्या करेगा, इसे अभी भी एनआर इक्वल टू एनएस स्पीड पे रोटेट कराता रहेगा। इसी को रिलक्टेंस मोटर में यही हम फेनोमेना यूज करते हैं, वहां एक्साइटेशन नहीं होता है। जो रिलक्टेंस मोटर होती है ना, सिंगल फेस रिलक्टेंस मोटर, उसमें यही फेनोमेना यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वहां पे यही चीज यूज होती है। तो इससे क्या होगा, ये अभी भी एनआर इक्वल टू एनएस स्पीड पे रोटेट करता रहेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एनआर इक्वल टू एनएस स्पीड पे ही रोटेट करेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि ये हमेशा कोशिश करेगा इसके साथ अलाइन रहने की, और अलाइन रहने की कोशिश करेगा। तो ये अगर एनएस स्पीड पे रोटेट करेगा तो रोटर भी एनएस स्पीड पे ही रोटेट करेगा। दैट मींस इट विल ट्राई टू फॉलो द रिलक्टेंस पाथ, क्योंकि अगर ये स्पीड कम ज्यादा होती है, अगर ये स्पीड कम ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर इसकी स्पीड कम ज्यादा होगी तो क्या होगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, रोटर यहां आ गया, अगर यहां आ गया तो सोचो उसके पाथ में रिलक्टेंस कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इट विल ट्राई टू फॉलो द रिलक्टेंस पाथ। चलो नाउ नोट डाउन करो, मैं लिखवा रहा हूं उस चीज को, ठीक है। लेट अ सैलिएंट पोल synchronous motor rotating at nr equal to ns speed
excitation becomes zero, so coupling between if excitation becomes zero, so excitation torque becomes zero as flux tries to follow low reluctance path hence due to saliency of the rotor and reluctance, that is reluctance torque, that is reluctance torque, rotor still rotate in same direction and rotate at same speed, that is nr equal to ns. So now it is acting as reluctance motor. ये किसकी तरह काम करेगा? रिलक्टेंस मोटर की तरह काम करेगा. नोटेड. तो सैलिएंट पोल का ये एक फायदा रहता है, ठीक है. तो यहां पे क्या फायदा है? एक्साइटेशन के कारण तो रोटेट करता ही, साथ ही साथ रिलक्टेंस का भी हमें फायदा मिलता है, रिलक्टेंस टॉर्क का भी हमें यहां पे फायदा रहता है. चल ना, दोनों पावर हमने देखी. पावर इक्वल टू क्या आया था हमारा? P इक्वल टू आया हमारा, दैट इज P इक्वल टू, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दैट इज EV अपॉन एक्सेस साइन डेल प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स डी साइन 2 डेल. ठीक है. ठीक. अगर हम इसकी बात करें तो ये पावर क्या होता है? दैट इज PEM साइन डेल. अगर हम इसका पहला हाफ बनाए तो ये कुछ ऐसा बनता है. मतलब इसकी पीक वैल्यू हमें कहां मिलती है? डेल इक्वल टू पाई बाय 2. ये हो गया पाई, ये हो गया 0. एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म है. इसका अगर हम पहला हाफ देखें 0 से पाई पे, तो इसकी पीक वैल्यू मिलती है हमें डेल इक्वल टू पाई बाय 2. PM स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट
जो कि आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में कई बार। ठीक है, हाँ जी दिव्या, बिल्कुल बोल सकते हो आप। ठीक, तो पीएम साइन डेल मतलब ये हो गई इक्वेशन किसकी, दैट इज ये ग्राफ हो गया पीएम का। अगर हम इसकी बात करें, रिलक्टेंस पावर की पीक वैल्यू, रिलक्टेंस पावर इसकी पीक वैल्यू, इसे ले लेते पीईएम डैश साइन टू डेल। इसकी पीक वैल्यू हमें कब मिलेगी, पीक वैल्यू हमें मिलेगी जब साइन टू डेल की वैल्यू होगी पाई बाय टू, सॉरी साइन टू डेल की वैल्यू होगी दैट इज 1, मतलब 2 डेल इक्वल टू पाई बाय 2, डेल इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब जो रिलक्टेंस पावर होता है उसकी पीक वैल्यू हमें कब मिलती है, डेल इक्वल टू पाई बाय 4। तो जो हमारा एक्साइटेशन पावर है उसकी पीक वैल्यू मिलती है पाई बाय 2 पे। जब हम रिलक्टेंस पावर की पीक वैल्यू की बात करते हैं तो वो मिलता है हमें पाई बाय 4 पे। अब अगर हम दोनों पावर की बात करें, अगर दोनों को ऐड कर दें, टोटल पावर, अगर हम टोटल पावर की बात करें सैलिएंट पोल की, तो टोटल पावर देखो अब क्या हो रहा है, दोनों का सम। अगर हम दोनों सम की बात करें तो देखो ये हाफ में ये दोनों एडिटिव हो रहे हैं और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से होता क्या है, इधर तो वैल्यू बढ़ जाती है और इधर वैल्यू थोड़ी सी कम होने लग जाती है, जिसके कारण इसकी जो पीक वैल्यू है ये पाई बाय 2 से कम पे मिलती है। मतलब पीक वैल्यू ऑफ टोटल पावर कहां मिलती है, डेल लेस देन पाई बाय 2। क्लियर है, नोटेड। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। In a salient pole synchronous motor, the developed reluctance torque attains the maximum value when the load angle in electrical degree is। सिंपल है,
रिलक्टेंस टॉर्क कब मैक्सिमम वैल्यू लेकर आएगा? जब रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम वैल्यू लेकर आएगा। रिलक्टेंस पावर कब मैक्सिमम वैल्यू लेकर आता है? जब डेल की वैल्यू पाई बाय 4 हो, दैट इज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, A three-phase 50 Hz salient pole synchronous motor has a per phase direct axis reactance of 0.8 per unit। लिखते जाते हैं भाई क्या क्या दिया है। Salient pole synchronous motor, salient pole synchronous motor, ठीक है। क्या दिया है? पर फेज सिंक्रोनस रिएक्टेंस XD इक्वल टू 0.8, ठीक है। एंड पर फेज क्वाड्रेचर एक्सिस 0, दैट इज XQ इक्वल टू 0.6। रेजिस्टेंस ऑफ द मशीन इज नेग्लिजिबल, मतलब RA इक्वल टू 0। इट इज ड्रॉइंग द फुल लोड करंट, दैट इज IA इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। बात समझ में आ गई? मैंने IA इक्वल टू 1 पर यूनिट क्यों लिखा है? ध्यान से देखो क्या लिखा है इनने। इट इज ड्रॉइंग फुल लोड करंट। फुल लोड करंट में एक्चुअल वैल्यू फुल लोड अपॉन बेस वैल्यू, बेस भी क्या होती है? रेटेड होती है, और रेटेड भी फुल लोड होती है, दैट इज 1 पर यूनिट। एट 0.8 लीडिंग, cos थीटा इज इक्वल टू 0.8 लीडिंग, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल वोल्टेज इज 1 पर यूनिट, द इंड्यूस वोल्टेज इन पर यूनिट। चलो भाई देख लें, हो सकता है वो जो अपन को फॉर्मूले का टेंशन हो रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा यहां से। ये तो बिल्कुल वही आ गया सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, और वो भी लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, सबसे पहली बात फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू वी कॉस डेल, दैट इज आई क्यू आर ए आई डी एक्स डी, यही होता है। और जब लैगिंग होता है तो दोनों माइनस होते हैं, और जब लीडिंग होता है तो एक का साइन चेंज हो जाता है, यही है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें हमें क्या क्या वैल्यूज पता है? वी पता है, डेल नहीं पता है, डेल हमें नहीं पता है, आई क्यू हमें नहीं पता है। आई क्यू निकालने का तो तरीका हमें पता है, आई क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई क्यू इक्वल टू आई ए कॉस जाय, बट जाय भी हमें नहीं पता है, बट आई हमें पता है। आर ए तो 0 है। आई डी, आई डी इक्वल टू क्या होता है? आई डी इक्वल टू आई ए साइन जाय, मैंने बताया था ये दोनों वैल्यूज याद रहनी चाहिए। एक्स जी हमें पता है, मतलब जाय हमें पता लगाना पड़ेगा और डेल हमें पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए फिर हमें पास एक और चीज होती है, क्या होती है? एक और इक्वेशन, इक्वेशन होती है हमारे पास टेन जाय इक्वल टू टेन थीटा डेल वी साइन थीटा आई ए एक्स क्यू अपॉन वी कॉस थीटा आई ए आर ए। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल रोटर जैसा ही फॉर्मूला है, बस अंतर क्या है मालूम है? बस एक्स की वहां एक्सेस होता था, यहाँ एक्स क्यू है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम मोटर की बात करें तो सब जगह माइनस आता है, मगर जब लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहां यहां और यहां। ठीक है, देखते हैं दिव्या, देखते हैं, सही लग रहा है। फॉर्मूला याद करने का समझ में आ गया? बिल्कुल सिलेंड्रिकल रोटर जैसा फॉर्मूला होता है, बस एक्स क्यू किसकी जगह आ जाता है? एक्सेस की जगह एक्स क्यू आ जाता है, बस बाकी सब फॉर्मूला सेम है। दूसरी बात, मोटर की बात करें माइनस माइनस माइनस, बट लीडिंग में क्या होता है? साइन चेंज होता है, किसका? इसका और इसका। अब भाई याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया, इससे ज्यादा फैकल्टी नहीं कर पाएगा कुछ, ठीक है।
चलो ठीक है, अब देखें वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 10 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा 0.8 लगेगी, दैट इज 36.86 प्लस डेल इक्वल टू वी साइन थीटा दैट इज 0.6 प्लस आई ए दैट इज 1 इंटू एक्स क्यू, एक्स क्यू की वैल्यू कितनी दी है भाई 0.6 अपॉन 1 इंटू 0.8 माइनस 0, आर ए की वैल्यू 0 है, यहां से हम डेल निकाल लेते हैं। नाइनटीन पॉइंट 19.449 आ रहा है, 45 लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारा डेल की वैल्यू। अगर हम जाय की वैल्यू की बात करें तो जाय भी निकल जाएगा, जाय कितना है थीटा प्लस डेल, दैट इज 56.31, ये जाय भी आ गया। अगर जाय आ गया तो हमें आई क्यू और एक्स क्यू निकाल सकते हैं, आई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू कॉस ऑफ 56.31 दैट इज इक्वल टू आई क्यू निकल जाएगा, आई डी भी निकल जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ 56.31, ठीक है। सो कॉस ऑफ 56.31 ये वैल्यू आ रही 0.555 पर यूनिट, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.832, ठीक है। आई क्यू आई डी आ गया, अब तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, दैट इज ई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस ऑफ डेल cos of 19.45 माइनस आई क्यू की वैल्यू कितनी है 0.555 इंटू आर ए तो 0 है, ठीक है, प्लस आई डी दैट इज 0.832 इंटू क्या बोला एक्स डी की वैल्यू कितनी थी, एक्स जी 0.8, देखें भाई कितनी वैल्यू आ रही है की, $16.085 पर यूनिट, दैट इज आंसर 16 पॉइंट आएगा इधर में। समझ में आ गया प्रोसीजर समझ में आया क्वेश्चन प्रोसीड करने का, फॉर्मूले पे बेस पे क्वेश्चन पूछे गए जब भी साइलेंट पोल से पूछे गए, बस फॉर्मूलेज याद रखने हैं अपन को। क्लियर है, नोटेड? चल नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The direct axis and quadrature axis reactance of the selling pole alternators are 1.2 and 1 per unit। ठीक है भाई, क्या दिया है डायरेक्ट एक्सिस, मतलब एक्स डी इक्वल टू 1.2 पर यूनिट और एक्स क्यू इक्वल टू हमें दिया है 1 पर यूनिट, ठीक है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, आर ए इक्वल टू 0, ठीक है।
if the alternator is delivering rated kVA at unit power factor, rated kVA मतलब वोल्टेज और करंट सेम, मतलब kVA बेसिकली बताता है कितना लोड डिलीवर कर रहा है, और रेटेड बोल रहा है मतलब IA इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, द रेटेड वोल्टेज, और रेटेड वोल्टेज पे ही मतलब V इक्वल टू 1 पर यूनिट, देन इट्स पावर एंगल इज, डेल की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, वन 1.6 आ रहा है क्या? ओह, मेरे में भी 1.6 ही आ रहा है, वो गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है 1.60 है, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नोटेड। चलो अब अगर हम यहां पे बात करें तो हमें पता है, अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर के फॉर्मूले की बात करें तो यूनिटी पावर फैक्टर में पता है E इज इक्वल टू V cos डेल, दैट इज IQRA IDXT प्लस प्लस, जनरेटर की बात हो रही है, जनरेटर, हाँ जनरेटर, और अगर हम बात करें टेन जाई की, टेन जाई इज इक्वल टू टेन डेल, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाता है दैट इज V साइन थीटा तो जीरो हो जाता है, IAXQ अपॉन V प्लस IARA, ये फॉर्मूले होता है दोनों के, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, हमें निकालना है डेल की वैल्यू। अगर हमें डेल की वैल्यू निकालनी है तो आइए, पता है हमें एक्स क्यू पता है, वी पता है, आर ए तो वैसे ही जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर्मूले में, तो डायरेक्ट रख दें अपन। आइए कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 पर यूनिट इंटू एक्स क्यू कितना है 1 पर यूनिट अपॉन वी कितना है 1 पर यूनिट, ये तो जीरो है, यहां तो डायरेक्ट ही आ गया डेल इक्वल टू 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज बी इज अ करेक्ट आंसर। सैलिएंट पोल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल आते हैं, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे क्वेश्चन में, इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, या तो पावर पे पूछ लेंगे, टॉर्क पे पूछ लेंगे, या इस टाइप के क्वेश्चन। जितने भी फॉर्मुले से बस फॉर्मुलेज याद रख लीजिएगा, फॉर्मुला बेस पे क्वेश्चन आएगा अगर सैलिएंट पोल पे आएगा तो। योगेश देखो यहां पे दिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है योगेश, ये देखो अल्टरनेटर इज डिलीवरिंग रेटेड केवीए। केवीए बेसिकली जो वीए होता है वो हमेशा करंट को रिप्रेजेंट, वीए वोल्टेज इनटू करंट, तो अगर बोल रहे हैं कि भाई ये रेटेड केवीए डिलीवर कर रहा है मतलब वो रेटेड करंट पे काम कर रहा है। रेटेड करंट मतलब फुल लोड करंट, फुल लोड करंट मतलब एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू भी रेटेड बेस वैल्यू भी रेटेड, तो पर यूनिट वैल्यू 1 पर यूनिट होगी, तो आई हमने 1 पर यूनिट लिया, वोल्टेज भी उन्होंने बोल दिया रेटेड वोल्टेज पे, तो वी इक्वल टू 1 पर यूनिट। क्लियर है?
मैं तो बोलता हूं आप लोग को बोलना चाहिए कि सैलिएंट पोल से ही क्वेश्चन आए। सैलिएंट पोल जनरली स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस उससे इजी आता है। अरे बिल्कुल याद हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूले याद करने का तरीका बता दिया है। देखो सिलेंड्रिकल जैसा टेन जाए टेन थीटा प्लस डेल वाला तो पूरा आपका पूरे फॉर्मूले, एंगल वाले तो पूरे फॉर्मूले सिलेंड्रिकल जैसे हैं, बस एक्स क्यू की जगह सॉरी एक्सएस की जगह एक्स क्यू लिख दिया गया और कोई भी चेंज नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ का पहला फॉर्मूला याद कर लो, फिर मैंने बताया कैसे प्लस प्लस करके माइनस करके उसको करना है, सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स, इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स जैसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस या गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है
ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट को, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स जैसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है। ठीक है, इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये। ठीक है, इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।